नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जातीय गणना पर बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से एक बार फिर करारा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के इंटरलोकेटरी पिटीशन को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि जातीय गणना पर जो भी सुनवाई होगी अब 3 जुलाई को होगी। इससे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पटना हाईकोर्ट का दरवाज़ा उसके लिए बंद हो चुका है। इसी मसले पर हम बात करते हैं आरडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, जिस तरह से इंटरलोकेटरी पिटीशन को आज पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, तो सरकार के लिए एक तो पहले जातीय गणना पे रोक लग गई, अब इंटरलोकेटरी पिटीशन खारिज कर दिया गया, तो आज तो दोहरा झटका था। इसको मैं बहुत बड़ा झटका नहीं मानूंगा। यह एक रणनीतिक मूव था, टैक्टिकल मूव जिसको कहते हैं सरकार का। और उस टैक्टिकल मूव के तहत सरकार हाई कोर्ट में गई थी और वो तत्काल राहत मांगने के लिए गई थी। तत्काल राहत यह मांगने के लिए गई थी कि आपने जो पिछली सुनवाई में बिहार में जातीय गणना पर रोक लगा दी है और उसको अंतरिम आदेश कहा गया है, और उस अंतरिम आदेश के बाद आपने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तो राज्य सरकार का ये परसेप्शन है, राज्य सरकार का यह कहना था कि जो आपका अंतरिम आदेश है वह अंतिम आदेश की तरह है, और ऐसे में ये लंबा इस चीज़ को खींचना उचित जान नहीं पड़ता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि आप इस मामले को 3 जुलाई से पहले सुन लें और अपना निर्णय सुनाएं। तो इसी के तहत सरकार वहाँ गई थी। तो मैं जो कह रहा हूँ कि यह एक रणनीतिक कदम था, वह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता तब भी खुला हुआ था जिस दिन ये फैसला आया था, यानी कि 3 तारीख को, और आज भी वह रास्ता खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो आप सवाल कर सकते हैं कि सरकार पहले क्यों नहीं गई, हाई कोर्ट क्यों चली आई फिर। तो ये था, उसमें एक आशंका यह थी कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट सीधे चली जाती तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट के पास अपनी बात रखिए। अब हाई कोर्ट के पास तो सरकार ने अपनी बात रख दी, अब सुप्रीम कोर्ट जाना है। अब इस मामले में हाई कोर्ट की भूमिका लगभग खत्म हो गई हुई है। अब जो कहना है वो सुप्रीम कोर्ट को कहना है तत्काल राहत देने के मामले पर। जो सरकार चाह रही है कि इस मामले में जो फैसला आ गया है कि आपने गणना पर रोक लगा दिया, आपने डेटा शेयर करने पर भी रोक लगा दिया, तब आप इसमें बचा हुआ क्या है। इसीलिए हम समझते हैं कि ये अंतरिम नहीं अंतिम आदेश की तरह है जो सरकार ने इसको माना। तो इसी वजह से सरकार आज गई थी वहाँ पर, लेकिन ये हाई कोर्ट ने सरकार की दलील मानने से इनकार कर दिया। और आपको मैं याद दिला दूं कि यह जिस दिन फैसला आया था उसके दूसरे ही दिन सरकार हाई कोर्ट गई थी ये कहने के लिए कि हमको आप ये पहले सुन लीजिए 3 जुलाई से पहले। और उसमें आज जो दलील दी गई महाधिवक्ता की ओर से, उसमें यह कहा गया कि कम से कम जो जाति गणना है उसको कराने की अनुमति, उसको जारी रखने की अनुमति दी जाए। हम डेटा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम उस प्रोसेस को पूरा करने दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने यह भी करने से मना कर दिया कि नहीं, यह भी नहीं करना है। अब जो होगा वो 3 जुलाई को सुना जाएगा। तब इसमें अब ये सवाल उठता है कि अब सरकार के सामने ऑप्शन क्या है। तो सरकार के सामने ऑप्शन ये है, सरकार अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखे कि हम क्या करना चाह रहे हैं और हाई कोर्ट उसको किस रूप में देख रही है। क्योंकि हाई कोर्ट कह रही है कि जनगणना कराने का अधिकार आपके पास नहीं है। ये यहाँ एक सवाल उठता है कि सरकार कह रही है कि हम जो भी सर्वे कर रहे हैं, जातीय गणना कर रहे हैं, उसको करने दिया जाए, जारी रखने दिया जाए, क्योंकि हम 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ऐसे में सरकार जब जाती है दोबारा से कि आपका फैसला जो है वो अंतिम फैसले की तरह है, उस पर पुनर्विचार भी कोर्ट नहीं करती और कहती है कि हम अब 3 ही जुलाई को सुनेंगे। तो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है भाई? ये तो कोर्ट का अधिकार है कि कोर्ट उसको कोर्ट जो कह रहा है उसके समझ में, कोर्ट के समझ में जो आ रहा है उसके विवेक पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें कोई भी राजनीतिक दल
इसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। अब देखिए कि बीजेपी की ओर से जो बीजेपी की इस मामले में ज़्यादा आलोचना हो रही थी, बीजेपी पर ज़्यादा हमला हो रहा था। जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी तो आज बहुत खुश होगी, तो मिठाइयाँ भी बांटी गई थी वहाँ, कहा गया कि मिठाइयाँ भी बांटी गई। फिर इसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि इसके पीछे बीजेपी की लॉबी काम कर रही है, इसके पीछे पिटिशनर जो तमाम 6 हैं वो सभी बीजेपी और एसएस से जुड़े हुए लोग, इसके पीछे यूथ फॉर इक्वालिटी एक संगठन है, उसके लोग काम कर रहे हैं, जिसमें संघ के और बीजेपी के लोग बड़े पड़े हैं। ये सब जेडीयू के प्रवक्ता ने आरोप लगाया और कहा कि जो लोग दिल्ली में इसके खिलाफ याचिका लेकर गए थे सारे के सारे बीजेपी के लोग हैं। तो उसमें एक जो नई बात है, जो सुशील कुमार मोदी ने जो कल बयान जारी किया था, वो मीडिया में छपा है, अखबारों में छपा है, सब वेबसाइट ने भी छपा है, उसको मैं कोट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सुशील कुमार मोदी ने इस मामले में जो एक ये किया, वो कह रहे हैं कि जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस मामले में रोक लगवाने के लिए सक्रिय थी और बीजेपी ने ऐसा किया है और बीजेपी नहीं चाहती है, तो उनका कहना है कि हम ये वैसे लोगों में नहीं है जो कि विधानसभा में कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। हमने तो विधानसभा में इसका समर्थन किया था और हम चाहते थे कि ये काम हो। तो सरकार की कमज़ोर दलील के कारण इस केस में सरकार की हार हुई है हाई कोर्ट में। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाए, उसमें चर्चा हो, उसमें अध्यादेश लेकर सरकार आए और जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो। तो आप ये समझ रहे हैं कि इसको समझ सकते हैं कि इसका जो रिपरकशन जो होगा, इसकी जो प्रतिक्रिया होगी समाज में, उस प्रतिक्रिया से ये सारे लोग डरे हुए हैं जिनके लेकिन सरकार के पास सचमुच अध्यादेश का तो मतलब ऑप्शन है कि ऑप्शन है उसमें, सरकार के पास सारा ऑप्शन है उसमें। लेकिन सरकार इन कानूनी पहलुओं पर भी ये अंतिम तौर पर ये चाह रही है कि कार्रवाई इसमें हो जाए। तो इसलिए जब जनता की गाढ़ी कमाई के सरकार ने खुद ही हाई कोर्ट में मतलब बताया कि लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, तो जब जनता की टैक्स की कमाई खर्च हो चुकी है तो उसे पूरा क्यों न कर लिया जाए। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट, कोई ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुना दे। देखिए, वो हाइपोथेटिकल बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को तो निर्णय लेना। देखिए, इस मामले में जो सुनवाई हाई कोर्ट में हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका डाली गई थी इसके खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को जितने भी याचिका करता थे सबको क्लब करके और हाई कोर्ट को भेज दिया और हाई कोर्ट को कहा कि आप 3 दिनों के भीतर इस पर अंतरिम आदेश पारित करके हमको सूचित करें। तो हाई कोर्ट ने 3 दिनों में इसको सुनवाई पूरी की और उस पर अंतरिम आदेश आ गया। अब यह है कि अब इसके खिलाफ जो राहत की बात है कि राज्य सरकार को राहत चाहिए इस मामले में, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो कुछ वहाँ होता है, मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ ही अगर फैसला आता है तो सरकार के पास ये अवसर है कि वह अध्यादेश लेकर आए। फिर से उसमें जो कहा जा रहा है कि आपने कोई कानून नहीं बनाया जी, इसके लिए आपने सिर्फ एक कैबिनेट के फैसले के आधार पर आप इस पूरे प्रोसेस में उतर गए, तो आपको कानून बनाना चाहिए था इस फैसले के आलोक में। तो वो सरकार के पास वो ऑप्शन बचा रहेगा कि वह कानून बनाए, विधानमंडल से उसको पारित करवाए और उसके आधार पर यहाँ जनगणना करवाए, तो ये ऑप्शन बचा रहेगा। लेकिन सरकार क्यों चाह रही है पहले हो जाए कि 3 जुलाई तक हम। हेमंत जी, ऐसा भी हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो पटिशनर हैं तमाम जो भी जिन्हें एक साथ एकजुट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट उनसे भी सवाल करे कि भाई आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें, जातीय गणना को रुकवाने में आपका क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। इसका मुझे लगता है कि ये कोई मतलब नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, हम लोग को इस बात हम ये जानना मैंने चर्चा हम लोग करना चाहेंगे और हम लोग को चर्चा इस बात पर करनी चाहिए कि आखिरकार अगर सरकार के पास अब ऑप्शन क्या है। सरकार के पास 2 ऑप्शन है। एक तो इस कानूनी पहलू को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट से राहत लेकर के आएँ, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ठीक है आप करवाइए,
और डेटा भी आपको रिलीज नहीं करना है, इसके लिए फिर बाद में सुनवाई होगी, ये हो सकता है, तब प्रोसेस पूरा होगा। अन्यथा अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फाइनल आदेश जारी कर दे तो वहाँ पर अगर सरकार के पक्ष में आदेश हो जाए तो ठीक है, कार्रवाई पूरी होगी, प्रोसेस पूरा होगा। अन्यथा अगर रोक लग गई तो रोक लग जाने के बाद क्या होगा, तो रोक लग जाने के बाद सरकार स्वतंत्र है, तब फिर सरकार उस आदेश की विवेचना करने के बाद तय करेगी क्या हमको नया कानून लेकर के आना है, क्या हमको इसमें कानून बनाना है, तब आगे जाकर ये तय होगा। तो पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के इंटरलोकेटरी पिटीशन को खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया, सुनिए जो याचिकाकर्ता के वकील हैं दिनू कुमार, उनसे। सर, आज क्या फैसला आया है हाईकोर्ट के अंदर से जो सुनवाई हुई थी जातीय जनगणना को लेकर, उस पर क्या फैसला आया है? पटना हाईकोर्ट ने जो आवेदन बिहार सरकार का दिया गया था कि आगे सुनवाई की जाए, 3 जुलाई 2023 से तिथि को पूर्व निर्धारित कर दी जाए, आगे डेट फिक्स किया जाए, उसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि हमने कोई मेरिट पर डिसाइड नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार हम 3 दिन में सुनवाई करके अंतरिम ऑर्डर पारित किए हैं और उसमें सरकार को कहने का पूरा मौका मिला था। 3 जुलाई को ही यानी अगली सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी। सरकार की तरफ से जो याचिका डाली गई थी उसे आज कोर्ट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। सरकार ने यह भी कहा कि अगर हमको मौका दिया जाए, हमको कास्ट बेस्ड सर्वे करने दिया जाए, हम डाटा लीक नहीं करेंगे। इस प्रार्थना को भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया कि इसका मतलब हुआ कि हम हाईकोर्ट का पहले का आदेश को रिव्यू कर रहे हैं। जो याचिकाकर्ता के वकील हैं दिनू कुमार जी, हम दोनों की बातचीत हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार के पास राइट्स ही नहीं है कि वो जातीय गणना करे और ये पूरी तरह से अवैध है और ये कभी नहीं हो सकता कि वो सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, जातीय गणना करा पाएगी जिस तरह से उसने फॉर्मेट बना के करवा रही है। उनका कहना था कि सेंसस कराने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है, अब भारत के जो जनगणना आयुक्त हैं उनके अधिकार क्षेत्र में ही आता है। लेकिन ये जातीय सर्वेक्षण दूसरे राज्यों में हुआ है, ये उड़ीसा में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है, तो वो तो करवा सकती है बिहार सरकार। अब फॉर्मेट उसका क्या होगा, हो सकता है उसमें कोर्ट कुछ तय करे कि आप किस फॉर्मेट में करवा सकते हैं। फॉर्मेट के को लेकर ही दिनू कुमार जी बता रहे थे कि जो 17 सवाल पूछे जा रहे हैं वो पूरी तरह से आपत्तिजनक है किसी व्यक्ति के। उन्होंने कहा कि इसमें प्राइवेसी का हनन है, लेकिन प्राइवेसी की बात अब मुझे लगता है कि अब बहुत अधिक वो बात रह नहीं गई है। जब आपका आधार कार्ड बनता है सारी प्राइवेसी जो है वो आपकी ओपन हो जाती है, तो इस प्राइवेसी का क्या मतलब है? मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्राइवेसी का कोई मतलब है। आधार कार्ड में तो सारा कुछ प्राइवेसी आपका ख़त्म हो जाता है, अब उसमें बचता क्या है? और उसके अलावा जो बचता है वो तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में रहता है। तो ये प्राइवेसी का कोई ये तर्क जो है मेरी समझ में नहीं आने वाला तर्क है। मैंने कहा कि ये अब सरकार के पास इस मामले में ऑप्शन है कि वह वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट इनको तत्काल कोई राहत दे दे या सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरह रोक लगा दे, तब भी सरकार के पास विकल्प यह रहेगा कि वह उस आदेश की समीक्षा, जो भविष्य में अगर जो कोई आदेश आता है तो उसकी समीक्षा करने के बाद ये तय करे कि हमको विधानमंडल का सत्र बुला करके कोई अध्यादेश लाना है, कोई बिल पारित करवाना है, जो करना है ये तय होगा। तो पटना हाई कोर्ट के फैसले पर किसी तरह के अब कयास नहीं रह गए हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसके बाद ही सरकार आगे क्या कदम उठाती है ये देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।